थ्री में हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल देखने की कोशिश करें। इससे पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट सीखा और हाइगेंस प्रिंसिपल को समझने की कोशिश की। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन समझें इससे पहले एक बहुत जरूरी चीज है जो हमें समझ लेना चाहिए कि मान लो अगर ये कोई एक सरफेस है, इस सरफेस पर एक प्लेन वेव फ्रंट अगर इंसिडेंट कर रहा है, इस सरफेस पर अगर कोई प्लेन वेव फ्रंट ऐसे इंसिडेंट कर रहा है ना, तो ये जो सरफेस है और ये जो वेव फ्रंट है, इस सरफेस और इस वेव फ्रंट के बीच में जो एंगल बन रहा है ये कौन सा एंगल है ना। तो देखो यहां पर हम लोग बात करें कि ये जो वेव फ्रंट है, तो रे जो होगा वो इस वेव फ्रंट पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो अगर मान लो मैंने ये एक रे बना डाला, अब ये रे इंसिडेंट रे हो गया इस सरफेस के लिए, और ये सरफेस के साथ कितना बड़ा एंगल बना रहा है, यहां ध्यान दो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और यहां पर ये वेव फ्रंट और ये सरफेस के साथ जो एंगल है ये थीटा है। अब हमें ये देखना है कि ये सरफेस के साथ जो वेव फ्रंट का एंगल है और ये रे के साथ जो नॉर्मल का एंगल है ना, ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है, तो ये कितना बड़ा एंगल बना रहा है। इस दोनों को कंपेयर करें तो यहां देखो कि ये इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, इसके बीच एंगल आए, ये वेव फ्रंट और ये सरफेस, इसके बीच एंगल थीटा। ध्यान से देखना, ये नॉर्मल और ये सरफेस जो है ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल और ये सरफेस, और ये इंसिडेंट रे और ये वेव फ्रंट, ये दोनों भी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो यहां इमेजिन करो कि इस रे को, और ये जो नॉर्मल है, ये जो वेव फ्रंट है, अगर मैं इस रे को टर्न कर दूं नॉर्मल के तरफ, तो ये वेव फ्रंट भी किधर टर्न हो गया, सरफेस के तरफ। यानी ये एंगल आई और ये थीटा के बीच में क्या रिलेशन है, इट्स आई इक्वल्स थीटा। ये बात समझ में आई। यानी सरफेस और वेव फ्रंट, जो प्लेन वेव फ्रंट है, इसके बीच जो एंगल बन रहा है वही हमारा यहां क्या है, इंसिडेंस एंगल है ना। ये वेव फ्रंट भी कौन सा वेव फ्रंट है, इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब सोचो कि अगर इस सरफेस से कोई प्लेन वेव फ्रंट बाहर निकल रहा है, इमर्ज कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, सरफेस, और ये जो वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट मान लो हम इधर दिखा रहे हो कि ये वेव फ्रंट इमर्ज कर रहा है, मान लो ये वेव फ्रंट इमर्ज कर रहा है, तो इसमें जो रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड जो रे होगा वो कैसा होगा, वो इस तरह से होगा, है ना। ये हो गया उसका आर रे। आर रे कहने का मतलब हो गया रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे, और ये हमारा आर वेव फ्रंट है ना, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट या रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। अब ध्यान दो, यहां पर एंगल अगर हमारा थीटा है, ये है ना, तो ये नॉर्मल के साथ ये जो आर एंगल बन रहा था, ये आर और इस थीटा में क्या रिलेशन होगा, अगेन द सेम रिलेशन, यानी आर इक्वल्स थीटा हो गया, है ना। तो ये हमें थोड़ा ज्योमेट्रिकली पहले समझ लेना था। इस आइडिया को अगर हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया है, तो अब हम फर्दर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन थोड़े आसानी से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन। अब देखो, रिफ्लेक्शन के लिए हमें जो सरफेस चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो सरफेस होना चाहिए हमारा मिरर, है ना। हम लोग सुविधा के लिए प्लेन मिरर ले रहे हैं। अब ध्यान दो कि ये जो हमारा प्लेन मिरर है,
इस प्लेन मिरर पर हमारा लाइट वेव इंसिडेंट कर रहा है ना, तो हम इसके लिए एक वेव फ्रंट बनाते हैं, दैट इज द प्लेन वेव फ्रंट जो इस पर इंसिडेंट कर रहा है। ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है ना, और ये किस टाइम पर हम लोगों ने लिया है, किसी टाइम t बराबर 0 पर मान लो लिया। यह जो इस प्लेन मिरर के साथ एंगल बना रहा है यही एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा। अब इस वेव फ्रंट के जितने सारे पॉइंट होंगे वो सारे के सारे पॉइंट ऑसिलेटिंग होंगे, एक ही फेज में ऑसिलेटिंग होंगे। तो यहां पर मैंने जो ये दो सोर्स लिया है ना, ये दोनों सोर्स ऑसिलेटिंग है सेम फेज में, है ना। तो ये दोनों अपने अपने बबल्स बनाएंगे, स्फेरिकल वेव फ्रंट, वेवलेट्स जिसे हम लोगों ने कहा था। अब ये वेवलेट्स टाइम में क्या करेगा, प्रोपगेट करेगा। ये वेवलेट्स टाइम में, ये जो बबल है टाइम में फैलता चला जाएगा, यानी इस बबल्स की रेडियस बढ़ती चली जाएगी। ध्यान देना, जैसे ये बबल है तो ये धीरे 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 ग्रो करना शुरू करेगा टाइम के साथ, है ना। ये भी ग्रो करेगा टाइम के साथ, लेकिन क्या ये इस दिशा में प्रोपगेट कर सकेगा क्या? ये जिधर मिरर है, ये जिधर मिरर है, क्या ये इधर प्रोपगेट कर पाएगा? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिरर इधर किसी भी तरह के ऑसिलेशन को नहीं होने देगा। नतीजा इस पॉइंट सोर्स का जो बबल है वो हाफ बबल के रूप में इस दिशा में प्रोपगेट करेगा, है ना, वो इस दिशा में फैलना शुरू होगा। हाँ या ना, ये समझते चलो। तो ये बबल जब बढ़ते 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 कभी ना कभी ये बबल यहां पहुंचेगा, राइट, थोड़ी देर के बाद, है ना। तो ये बबल यहां जब पहुंचा, ये टाइम हो चुका था t बराबर t, ठीक है। जब इसने इस मिरर को टच किया, हमने ये एक पर्टिकुलर टाइम कंसीडर कर लिया। तो इस बबल का ये वाला जो बबल हम लोग बना रहे हैं, इस बबल की रेडियस क्या हो जाएगी, बोलो। इस बबल की रेडियस हो जाएगी vt, क्योंकि t टाइम बीत चुका है और वेव की स्पीड भी है। तो उतने देर में यहां जो बबल बन रहा है उसकी रेडियस क्या होगी, उसकी भी रेडियस इतनी ही होगी, है ना, उसकी भी रेडियस इतनी ही होगी, क्योंकि ये उसी मीडियम में है, सेम मीडियम में है, तो उतनी ही रेडियस होगी। अब ये वाला जो बबल है और ये वाला जो बबल है, ये दोनों इस दोनों सोर्स के वेवलेट्स हैं टी टाइम पर। और हम लोगों ने पढ़ा था क्या, कि अगर मान लो कोई वेव फ्रंट हम लोग लेते हैं, इसके कोई दो पॉइंट ले लिया और ये टाइम के साथ मान लो इसके बबल्स बढ़ते चले जाएं, इसके भी बबल्स बढ़ते चले जाएं, और हमको किसी टाइम t पर अगर देखना हो कि वेव फ्रंट का नया पोजीशन क्या है और नया शेप क्या है, तो हमें इन वेवलेट्स के टेंजेंट ड्रॉ करने पड़ेंगे, है ना। ऐसा हम लोगों ने हाइगन्स प्रिंसिपल में पढ़ा था। तो अब मुझे एक वेव फ्रंट ड्रॉ करना है जो इन वेवलेट्स को टच करते हुए जाए, है ना। सो हम लोग देखो एक वेव फ्रंट यहां बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो इसको टच करते हुए जा रहा है ना। तो ये हमारा वेव फ्रंट, ठीक है। अब ये जो वेव फ्रंट है, ये कौन सा वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है। और यह जो मिरर के साथ एंगल बनाएगा, ऑफ कोर्स वो एंगल कौन सा होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ये बात हम लोग पहले ही समझ चुके थे। अब देखो थोड़ी सी और ज्योमेट्री हम लोगों को इसमें करनी होगी, तब जाकर के हम लोग एनालाइज कर पाएंगे कि क्या परिस्थिति बन रही है। ये जो पॉइंट है, यहां से इस पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लें, तो ये जो लेंथ है ये भी क्या हो जाएगा, इसकी भी रेडियस उतनी ही हो जाएगी वीटी के बराबर। ये वीटी रेडियस का और ये भी वीटी रेडियस का। अब देखो, अगर मैंने इस सोर्स को पॉइंट ए कहा था और इस सोर्स को पॉइंट बी कहा था,
तो थोड़ी देर के बाद इस बी का डिस्टरबेंस जिस पॉइंट पर आया है मिरर के, वो उसको बी प्राइम कह रहे हैं, और ए का डिस्टरबेंस यहां पहुंच चुका है, इसको ए प्राइम कह रहे हैं। अब हमारे पास यहां देखो दो ट्रायंगल अवेलेबल है। एक ट्रायंगल है हमारा ए प्राइम और बी प्राइम, ट्रायंगल ए प्राइम बी प्राइम, और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास ए बी प्राइम, ए बी प्राइम। अब इस दोनों ट्रायंगल को हम लोग अगर देखें तो ये दोनों ट्रायंगल क्या बना रहा है, ये दोनों ट्रायंगल ध्यान से देखो, इसमें ए बी प्राइम दोनों में कॉमन है, और ये वाली लेंथ ए प्राइम और बी प्राइम, ये दोनों क्या है, इक्वल है ना। तो ये दोनों इक्वल है, और यहां पर इस ट्रायंगल में ये जो ए प्राइम बी प्राइम है, यहां 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और इस ट्रायंगल में बी प्राइम ये जो एंगल है ये भी 90 डिग्री बन रहा है। तो इस दोनों ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है और एक साइड इक्वल है, तो दोनों क्या हो गया ये ट्रायंगल, है ना, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए। अब इस कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्या होगा कि इसके जो ये एंगल्स हैं, ये एंगल्स हमारा इक्वल आ गया है ना, आई और आर इक्वल एंगल आ गया। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, यही तो हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था, तो ये प्रूव हो गया, है ना। तो हाइगेंस का जो आइडिया था बहुत कन्विंसिंग आइडिया था, और इस आइडिया की मदद से हम लोग ना केवल रिफ्लेक्शन बल्कि इवन देखेंगे हम रिफ्रैक्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि यहां तक समझ में आ गया होगा। तो चले हम लोग फिर इससे आगे देखते हैं। अब देखो हम इसमें रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, है ना। अब रिफ्रैक्शन में एक बात क्या होती है कि वहां पर दो अलग अलग मीडियम होते हैं, और उस केस में जो वेव की स्पीड होती है वो मीडियम में अलग अलग होती है। तो क्या हम लोगों ने एक रिलेशन सीखा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, राइट। ये हम लोगों ने लर्न किया है पहले से। तो इसका मतलब जो स्पीड होगा वेव का, वो अगर मुझे लिखना हो तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, है ना, वेव की स्पीड c बाय म्यू हो जाएगी, राइट, c बाय म्यू, यानी वेव की स्पीड वैक्यूम में डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। सो दिस इज हियर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हम लोग पहले से जानते हैं। अब मान लो कि ये हमारा एक इंटरफेस है, ये हमारा इंटरफेस है। इंटरफेस का मतलब होता है एक ऐसा सरफेस जो दो अलग अलग मीडियम को सेपरेट करता है ना। तो ये जो मीडियम है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और ये जो मीडियम है इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। इसका मतलब इस मीडियम में जो वेव की वेलोसिटी है वो v1 है, दैट इज द c बाय μ1, और इस मीडियम में जो वेव की वेलोसिटी है वो है c बाय μ2। ओके, अब ध्यान दो कि यहां दो परिस्थितियां हो सकती हैं कि एक ये रेयरर हो और ये डेंसर हो, या दूसरी परिस्थिति हो सकती है कि ये डेंसर हो और ये रेयरर हो और वेव डेंसर से रेयरर में जा रहा हो, दूसरी परिस्थिति है वेव रेयरर से डेंसर में जा रहा हो। तो हम सबसे पहले इसमें केस 1 कंसीडर कर रहे हैं, जब वेव रेयरर टू डेंसर जा रहा है। वेव के केस में कब कहेंगे कि मीडियम डेंसर है और रेयरर है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड, है ना। अगर वेव की स्पीड ज्यादा है ना, तो हम बोलेंगे रेयरर मीडियम है, और वेव की स्पीड अगर कम है तो हम बोलेंगे डेंसर मीडियम है। तो अगर मान लो μ1 बड़ा हो μ2 से, तो हम बोलेंगे कि ये जो है वो डेंसर मीडियम है और ये जो है वो रेयरर मीडियम है ना।
और डेंसर मीडियम में जो स्पीड होगी, है ना, वो कम होगी रेयर मीडियम की अपेक्षा। ये बात हम लोग जानते हैं। तो अब ध्यान दें कि इसमें अगर हम लोगों ने एक इंसिडेंट वेव फ्रंट की बात की, मान लो यहां पर हमने एक वेव फ्रंट ले लिया, है ना। अब ये वेव फ्रंट हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है और ये जो एंगल बना रहा है ये एंगल यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस। यहां पर भी हम वैसा ही जैसा पहले करते आ रहे हैं, एक सोर्स यहां ले लिया इस वेव फ्रंट का, एक सोर्स यहां ले लिया इस वेव फ्रंट का। ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है और ये किस टाइम पर है, एट t इक्वल्स 0 टाइम पर हमने ले लिया, ठीक है। अब ध्यान दो, वेव जा रहा है रेयर से डेंसर, यानी इस मीडियम में, सेकंड वाले मीडियम में वेव की स्पीड कम होगी पहले वाले की अपेक्षा। ध्यान देना, यहां पर भी यही बात होना है कि इसका भी बबल टाइम में स्प्रेड आउट होगा, इसका भी बबल टाइम में स्प्रेड आउट होगा, यानी बबल का साइज धीरे 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 टाइम में बढ़ना शुरू होगा। जैसे हम कहें कि इसका बबल टाइम में धीरे 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 एक्सपैंड करना शुरू कर रहा है, तो एक ऐसा वक्त हम ले रहे हैं जब ये वाला जो वेवलेट है वो इतने बड़े रेडियस का वेव फ्रंट बना लेगा, ठीक है। तो इसका रेडियस कितना होगा, इसका रेडियस हो जाएगा v1t, t टाइम, है ना, क्योंकि वेव की स्पीड कितनी है v1। तो ये वाला जो वेवलेट बन रहा है स्फेरिकल वेवलेट, इसकी रेडियस हो गई v1t। अब गौर करो, ये वाला जो सोर्स है यह भी तो अपना वेवलेट बनाएगा, लेकिन क्या ये परफेक्ट स्फेयर बन पाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका क्या है कि यहां पे हमारा सोर्स है, ध्यान से सुनना, यहां पर हमारा सोर्स है। अब ये जो इस तरफ जो वेवलेट बनाएगा, इसकी स्पीड, ये जो हाफ बनेगा, हाफ हेमिस्फेरिकल, इसकी रेडियस अलग होगी और इसकी रेडियस अलग होगी। चूंकि ये डेंसर में है तो ये छोटे रेडियस का बना है, उतने ही देर में, जितने देर में ये इतने बड़े रेडियस का बनाएगा उतने देर में ये छोटे बड़े रेडियस का बनाएगा। अब सवाल ये है कि जब वेव प्रोपगेट करता है तो हमें जो वेव फ्रंट लेना होता है वो किस दिशा में लेना होता है, जिस दिशा में वेव प्रोपगेट कर रहा है। और रिफ्रैक्शन के केस में हम जानते हैं कि अगर यहां पर ये लाइट हमारा इंसिडेंट किया तो रिफ्रैक्शन के बाद ये दूसरे साइड चला जाता है, यानी मुझे इस तरफ के वेव फ्रंट लेने हैं, राइट, है ना, इस तरफ के वेव फ्रंट, उसी मीडियम के वेव फ्रंट नहीं कंसीडर करने। इसलिए हम ये जो अपर हाफ हेमिस्फेरिकल वेव फ्रंट्स बन रहा है उसको यहां कंसीडर बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन ये जो लोअर हाफ वेव फ्रंट्स बनेंगे, इसका यहां जो बनेगा, इसको हमें लेना है, इसको नहीं लेना है। कारण स्पष्ट है। अब आओ, लेकिन इस मीडियम में, ये सेकंड वाले मीडियम में जो वेव की स्पीड है वो ज्यादा है, क्योंकि ये यहां पर रेयरर मीडियम है और ये यहां पर डेंसर मीडियम है, राइट। तो स्पीड कम है तो उसका जो वेव फ्रंट का साइज होगा, तो ये जो v1t रेडियस का है, ये यहां पर इससे छोटे रेडियस का बनेगा। तो यहां पर हम इससे एक छोटे रेडियस का यहां बना रहे हैं, ये हमारा वेवलेट बन गया। कितने देर पर ये वेवलेट कितने, ये टाइम के साथ फैलता चला गया, ये टाइम के साथ फैलता चला गया है ना। और जितने देर में ये v1t रेडियस का बनाया उतने देर में इसने कितने बड़े रेडियस का बना लिया है, इसकी जो रेडियस होने वाली है ये है v2t रेडियस। ओके, अब क्या हमारा रूल कहता है कि t टाइम के बाद जो ये वेवलेट्स बने हैं, ये जो वेव फ्रंट था इसके जो डिफरेंट सोर्स लिए हम लोगों ने, सुविधा के लिए 2 ही लिया है, ये जो अपना अपना वेवलेट बनाया, t टाइम के बाद अगर हमें इसी वेव फ्रंट का नया पोजीशन देखना है ना, तो हमें क्या करना होगा, उन वेवलेट्स का जो इन्वेलप तैयार करेंगे वो हमें लेना पड़ेगा। तो चलो अब हमको इसका एक इन्वेलप ले लेना है, और मैंने इसका इन्वेलप कंसीडर किया ये, है ना, ये मेरा इन्वेलप है ना। अब गौर करो, ये जो इन्वेलप है ये कौन सा बन गया, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बन गया है,
किस टाइम में? एट t इक्वल्स t टाइम में बन गया है ना। और ये जो एंगल था ये कितना हो गया? ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाएगा। अब गौर करो यहां पर, इसकी जो रेडियस बनेगी, इसकी जो रेडियस यहां से परपेंडिकुलर डालो, इसकी रेडियस v2t है, इसकी रेडियस यहां से यहां कितनी है? v1t है। ये पॉइंट सपोज करो a है और ये पॉइंट b है, इसका ये करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहां पर a प्राइम है, इसका ये करस्पॉन्डिंग पॉइंट यहां पर b प्राइम। अब गौर करके देखो, यहां भी हमारे पास दो ट्रायंगल अवेलेबल है। एक ये इंसिडेंट वेव फ्रंट का ट्रायंगल अवेलेबल है, ए बी बी प्राइम दिख रहा है, और एक दूसरा ट्रायंगल हमारे पास अवेलेबल है ए प्राइम बी प्राइम, है ना। तो ये जो दो ट्रायंगल हमारे पास अवेलेबल है, ट्रायंगल ए बी बी प्राइम, ए बी बी प्राइम, और दूसरा ट्रायंगल क्या अवेलेबल है? ए बी प्राइम ए प्राइम। इस दोनों ट्रायंगल को अगर हम ठीक ठीक देखें तो हम क्या देख रहे हैं इस दोनों ट्रायंगल में? कि रिलेशन जो है, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो बहुत सिंपल रिलेशन हमारा आ जाएगा। ध्यान से देखना कि ये जो साइन आई की वैल्यू होगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है हमारा, है ना, ये एंगल, तो साइन आई की वैल्यू हम कितना लिखें? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर, इस एंगल के सामने का साइड ये है परपेंडिकुलर, दैट इज द v1t, बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? दैट इज द ab प्राइम। ओके, और साइन r क्या है? साइन r, तो इसके सामने का साइड, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो इसके सामने का साइड क्या है? a प्राइम, दैट इज द v2t, और हाइपोटेन्यूज ये हो गया, दैट इज द ab प्राइम, है ना। अब गौर करो यहां पर, ये जो साइन आई और साइन आर है, दोनों का जो बेस है ना वो सेम। अगर हम इसका रेशियो ले लें, अगर हम इसका रेशियो ले लें, मैं फिर से लिख लेता हूं यहां पर, साइन आई हमारा आया था v1t बाय ab प्राइम, और साइन आर हमारा आया था v2t बाय ab प्राइम। अगर मैं इसका रेशियो ले लूं साइन आई बाय साइन आर, बताओ कितना आएगा? ये बहुत सिंपल, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, और न्यूमरेटर में t कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा, तो इट विल बी v1 बाय v2, है ना। ये स्नेल्स लॉ है, ठीक है। अगर तुम ठीक ठीक देख सको तो ये स्नेल्स लॉ है। हालांकि ये भी दिख नहीं रहा होगा, तो इसको हम लोग फर्दर ऐसा लिख सकते हैं, v1 को दैट इज द c बाई μ1 और vt को दैट इज द c बाई μ2। इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं? इट इज μ2 बाय μ1। और अब अगर अच्छे से देखो तो तुम्हें यह स्पष्ट दिखेगा कि μ1 साइन आई इक्वल्स μ2 साइन आर, है ना। और ये हमारा स्नेल्स लॉ आ गया। और इस तरह से हमारा जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है वो प्रूव हो गया। अब बात करें कि हम लोगों ने केस अलग कर लिया था, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम रेयरर से डेंसर में डालें, डेंसर से रेयरर में डालें, लॉ तो यही आने हैं। लेकिन फिर भी हम लोगों ने केस अलग किया था, वो और सिर्फ इस बात के लिए अलग किया था ताकि हम ये समझ सकें कि यहां क्या हो रहा है, वेव फ्रंट्स के साथ क्या हो रहा है। गौर करो, यहां पर वेव की स्पीड सेकेंड मीडियम जो डेंसर थी उसमें कम थी, इसीलिए जो यहां बबल बन रहा था उसकी साइज कम थी अपेक्षा जो इंसिडेंट वाले में, जो यहां पर ये जो फर्स्ट मीडियम है इसमें जो वेवलेट बन रहा था, ये जो बबल बन रहा था, इसके रेडियस की अपेक्षा, इसके साइज की अपेक्षा, है ना। अगर हम लोग डेंसर से रेयर में जाएंगे तब क्या होगा, है ना। तो हम लोग इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। हमारा जो सेकंड केस है वो ये है कि वेव जा रहा है डेंसर टू रेयर। ठीक है, अब इसमें क्या सिचुएशन अराइज होगा वो समझने की कोशिश करते हैं। एक जनरल सिचुएशन पहले डिस्कस करेंगे, फिर इसमें कुछ स्पेशल कंडीशंस पर बात करेंगे। यहां पर ध्यान दो, ये हमारा इंटरफेस है। अब
इस पर हमने एक वेव फ्रंट बना डाला जो इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा हमारा, और ये हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट है किसी टाइम t इक्वल्स 0 पर, ठीक है। और इसके हमने दो सोर्स इसके भी ले लिए, है ना, हमने इसके भी दो सोर्स ले लिए, एक सोर्स ये है और एक सोर्स ये यहां ले लिया। ये क्लियर नहीं विजिबल है, सो थोड़ा और डीप ले लेता हूं। ये एक सोर्स ये और एक सोर्स ये, ए और बी, ठीक है। और ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब एकदम ध्यान से देखते चलना क्या मैं कहने जा रहा हूं, कि फिर इनके वेवलेट्स जो है वो, बबल जो है वो एक्सपैंड करेगा टाइम के साथ। तो इसका जो बबल है वो टाइम के साथ एक्सपैंड करना शुरू किया और ये धीरे 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 टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। तो एक ऐसा टाइम आएगा जब ये यहां इसको टच कर जाएगा, किसको, इंटरफेस को टच कर जाएगा। उस इंस्टेंट पर हम कह रहे हैं कि जो वेव फ्रंट है वो ये है, जो स्फेयर बन रहा है बबल वो ये, ठीक है। इसकी जो रेडियस होगी, अब यही हमारा मीडियम 1 है और ये मीडियम हमारा डेंसर है और ये मीडियम हमारा रेयरर है, ध्यान से देखना। तो ये जो बबल बना इसकी जो रेडियस होगी वो v1t रेडियस की होगी। और यहां क्या स्थिति हो रही है, इसमें स्पीड ज्यादा है, रेयरर मीडियम है, स्पीड ज्यादा है, तो यहां से तो बड़े रेडियस का ही बन पाएगा, हाँ या ना। इसकी जो रेडियस होगी, ये जो लोअर बबल, जो लोअर हेमिस्फेयर जो बनेगा, इसकी जो बबल की रेडियस होगी वो इससे तो बड़ी ही होगी उतने देर में, क्योंकि स्पीड क्या है, ज्यादा है। तो हम एक सुविधा के लिए बहुत बड़ा नहीं बनाते हैं, लेकिन एक बड़ा जरूर बना लेंगे। ये हमने बना लिया, समझो बात, ठीक है। अब ध्यान दो यहां पर कि क्या होने जा रहा है। ये इससे भी बड़ा हो सकता था, ये डिपेंड करता है कि स्पीड कितना ज्यादा है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस हिसाब से एडजस्टेड है। तो यहां से अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो रूल है, रूल के हिसाब से अगर हम लोग चले तो यहां क्या करना होगा, हम लोग एक वेव फ्रंट बनाएंगे। तो इस इंसिडेंट वेव फ्रंट का जो करस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट होगा वो इन्हीं वेवलेट्स के टेंजेंट से होके जाएगा। तो इसका टेंजेंट जो है वो ये हो गया, हाँ या ना। तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। किस टाइम पर, एट t इक्वल्स t टाइम। अब ध्यान दो यहां पर कि अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर इस पर डाल दूं, इस पर एक परपेंडिकुलर डालूं, तो ये वही रेडियस है, दिस इज द v2t। और ये एंगल I है, लेकिन ये एंगल क्या होगा, R होगा। ये पॉइंट A था, ये पॉइंट अगर B है तो इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये A प्राइम है, इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये B प्राइम है। फिर यहां पर वही ट्रायंगल है और उसी तरह से तुम एडजस्ट करोगे तो चीजें यहां भी स्टैब्लिश हो जाएंगी सेम वे, कुछ भी अंतर नहीं आएगा। μ1 sin I इक्वल्स μ2 sin R, लॉ तो सेम आ जाएगा। लेकिन एक जो डिफरेंस हम लोगों ने नोट किया वो क्या था, इसकी जो बबल की साइज है वो बड़ी आ रही है। पहले क्या था, इस केस में क्या था कि सेकेंड मीडियम में जब वेव इंटर करता है तो बबल की साइज छोटी हो जाती है, रेडियस छोटी हो जाती है ना। तो आर का साइज क्या हो जा रहा है हमारा, करस्पॉन्डिंगली छोटा हो जा रहा है, आई की अपेक्षा आर छोटा हो जा रहा है ना। इस केस में क्या हो रहा है, आई की अपेक्षा आर का साइज हमारा बड़ा आ रहा है, यानी आई की वैल्यू हमेशा आर से बड़ी होगी। और कितनी बड़ी होगी वो डिपेंड करता है कि ये स्पीड कितना ज्यादा है। तो अगर ये मान लो कि किसी खास एंगल पे हमने इसको रखा, अब यहां पर ये भी एक मामला आएगा कि एक खास एंगल पे अगर हमने रखा तो एक बड़ी विचित्र बात आएगी। अब क्या बात आएगी वो समझो। हम तीन अलग अलग सिचुएशन इसलिए यहां पर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अच्छे से बात समझ में आए। एक ये सिचुएशन है, एक ये सिचुएशन है, एक ये सिचुएशन है। अब इसमें जो वेव इंसिडेंट हुआ है वो बहुत छोटे एंगल पर हुआ है,
इसमें थोड़ा उससे बड़ा एंगल है और इसमें और भी बड़ा एंगल मैंने ले लिया है। दिख रहा है? क्यों ये किया है आगे धीरे धीरे समझ में आएगा, पहले चीज समझने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा होगा। अभी यहां पर भी मैं दो सोर्स ले रहा हूं, यहां पर भी मैं दो सोर्स ले रहा हूं, यहां पर भी मैं दो सोर्स ले रहा हूं। ठीक है, अब क्या होगा, टाइम के साथ इसके बबल प्रोपगेट करेंगे। अब टाइम के साथ जो इसके बबल प्रोपगेट करेंगे तो थोड़ी देर के बाद इसका बबल इतने बड़े रेडियस का वेवलेट बनाएगा, लेकिन इसका जो है उससे बड़े रेडियस का वेवलेट बनाएगा। मान लो ये वेवलेट बना दिया। अब इस केस में क्या हुआ, ये भी मान लो थोड़ी देर के बाद एक वेवलेट बनाया। ऑफ कोर्स ये v1t रेडियस का बनाएगा। इसने भी बनाया, ये v1t रेडियस का वेवलेट बनाया, है ना। ध्यान से देखते जाना। लेकिन क्या है कि एंगल ही अलग अलग है तो समय का जो इंटरवल है वो सब में सेम नहीं होगा। ध्यान से सुनो, इसमें जो टाइम मिला ये टाइम थोड़ा कम मिला, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम मिला, इसमें थोड़ा और ज्यादा टाइम मिला, है ना। तो सबके टाइम इंटरवल अलग अलग है ना। सो इट्स v1t1, इट्स v1t2 और इट्स v1t3, है ना। तो अलग अलग इंटरवल में ये जो रेडियस बनाएगा, स्पीड ना v2 है सब में, लेकिन ये जो रेडियस होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम अलग अलग है। तो इसमें हम ऐसा सोच रहे हैं कि सपोज करो यहां जो ये वेवलेट बना रहा है, इस वेवलेट की जो रेडियस है वो इतनी बड़ी है ना, और इसमें जो बना रहा है उसमें और भी बड़ा होगा, है ना, इससे भी ज्यादा होगा। और भी बड़ा बना लेगा, ये बना ले। ये बात शायद समझ में आ रही होगी। थोड़ा ध्यान से देखोगे तो क्लियर समझ में आएगा कि चूंकि इसमें सफिशिएंट टाइम नहीं मिला, नहीं तो ये जो ए बी प्राइम, ये ए है, ये बी है और ये बी प्राइम है, ए बी प्राइम से छोटे रेडियस का बनाया है। इसमें ये जो ए बी प्राइम है उसके बराबर रेडियस का बनाया है ये, और इसमें जो है ये ए बी प्राइम से बड़े रेडियस का बना लिया। ध्यान से सुनो क्या कह रहा हूं मैं। तो यहां पर जो हम इसकी टेंजेंसी ड्रॉ करेंगे वो ये हो गई। तो यहां तो बन गया, ये I है और ये एंगल R है, ये 90 डिग्री है ना, और ये v2t। यहां पर क्या हुआ, इसकी जो टेंजेंसी होगी वो कुछ ऐसी होगी, ये टेंजेंसी होगी, क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो ए बी प्राइम के बराबर है, इसलिए यहीं से चलेगी। अब ध्यान दो, इसमें जो वेव की दिशा होगी, वेव की डायरेक्शन होगी, वो किधर होगी, तो वेव की डायरेक्शन इसमें इधर है, ये वेव है, रे वेव इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रहा है। इसमें वेव किधर प्रोपगेट कर रहा है, इस दिशा में प्रोपगेट कर रहा है, यानी वेव इधर जा रहा है, रे इधर है। तो रे क्या है, सरफेस के अलोंग चला गया। ध्यान है इसमें, यानी यहां पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो रहा है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और इसी एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं, है ना। इसी एंगल को हम लोग क्रिटिकल एंगल कहते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल के बराबर हो तो रिफ्रैक्टेड रेज जो है वो सरफेस के अलोंग मूव कर जाएंगे, क्योंकि इन्वेलप ही ऐसा बनेगा, नॉर्मल इन्वेलप बनेगा। इस केस में देखो क्या बात आ रही है, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट इस वेव फ्रंट का इंटरनल पॉइंट बन गया। ध्यान से देखना, ये जो पॉइंट है इस वेव फ्रंट के लिए क्या हो गया, इंटरनल पॉइंट हो गया, और इंटरनल पॉइंट से हम इस पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो इसके ऊपर में कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो पाएगा, है ना, टेंजेंट फ्रॉम ए प्राइम, है ना, ए प्राइम से कोई टेंजेंट इस पर ड्रॉ नहीं होगा। इसका मतलब कोई वेव फ्रंट इधर नहीं बन सकता है। तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट जो है इस केस में नहीं फॉर्म कर सकता है, लेकिन रिफ्लेक्टेड तो फॉर्म कर सकता था। ध्यान से देखना,
क्योंकि ये इस मीडियम में, पहला वाला मीडियम में उतने ही रेडियस का वेवलेट बना लेगा, है कि नहीं है? ये उतने ही रेडियस का वेवलेट बना लेगा और इसका वेव फ्रंट ये हो जाएगा। आई मेरी बात समझ में? तो यहां पर ये वेव फ्रंट बन रहा है ये V1T3 का, है ना? तो यहां पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। फिर यहां पर हम ये देख सकते थे कि I इक्वल्स R पॉसिबल है, यानी ये वो केस है जिस केस में रिफ्लेक्शन वाला वेव फ्रंट बनेगा, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनेगा, राइट? ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट का फॉर्मेशन नहीं होगा। इसी एक आइडिया को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने ये सारी बातें की। तो यहां पर ये जो केस है वो ये केस है कि यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से जब छोटा हो तब क्या घटना घटेगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल के इक्वल हो तब क्या घटना घटेगी, और यह है एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो तब क्या घटना घटेगी। तो यहां पर उन्होंने बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे जब एंगल ऑफ इंसिडेंस से बड़ा एंगल पर वेव इंसिडेंट करेगा तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट नहीं बन पाएगा, लेकिन रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का फॉर्मेशन पॉसिबल है। तो अगर हम लोग गहराई से देखें तो हाइगेंस का आइडिया ज्यादा कन्विंसिंग था रिगार्डिंग द रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन देन द आइडिया ऑफ